बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 9वीं में अर्थशास्त्र विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हमने पालमपुर गांव की जो स्थिति है वो देखी, साथ में उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं वो सब देखा। अब हम पालमपुर गांव में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि पालमपुर में खेती की क्या व्यवस्था है। मतलब हमने उत्पादन में पढ़ा कि दो तरह के उत्पादन है, कृषि उत्पादन, गैर कृषि उत्पादन, मतलब कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर में खेती की क्या स्थिति है वो देखते हैं। नंबर 1, भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है मतलब पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। अब पालमपुर में खेती प्रमुख क्रिया है। वैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के ज्यादातर गांवों में कृषि ही मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। मतलब कि पूरे गांव में हो सकता है कि ये किसान है, ओके, और इसके पास जमीन है, जैसे 50 बीघा, 100 बीघा, 20 बीघा, बीघा में नापते हैं जमीन को, है ना। तो इतनी जमीन है, तो ये खुद तो काम कर ही रहे, पर हो सकता है गांव के कुछ और लोग जो है ना, ये यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तरीके से ये कृषि से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि 75% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है कि भैया खेती में उत्पादन होगा, फसल होगी तो हमें पैसा मिलेगा, फसल होगी तो दिवाली अच्छी मनेगी, है ना। अब देखिए, फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान के पास पैसा नहीं आएगा, किसान के पास पैसा नहीं आएगा तो मजदूर को कहां से मिलेगा, है ना। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। मतलब कि अगर इस गांव में इतनी जमीन है तो यह जमीन इतनी ही हो सकती है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, खींच नहीं सकते हो, दूसरा गांव आ जाएगा। इसलिए खेती में जमीन स्थिर है। आप अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर सकते हो, फैक्ट्री को बड़ा कर सकते हो, मतलब कि उसमें एक मशीन की बजाय 2 मशीन लगा सकते हो, उत्पादन कार्य दुगना कर सकते हो। पर कृषि तो उतनी ही जगह में हो सकती है भाई, जितनी जमीन है उतनी ही हो सकती है। इसलिए भूमि स्थिर है। पालमपुर वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब जुताई क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं होना से मतलब दोस्तों ये हुआ, जैसे ये पालमपुर गांव है, अब इसमें इस हिस्से में खेती की जाती है, यहाँ लोग रहते हैं और ये जमीन पड़ी हुई है ना। तो इस पड़ी हुई जमीन से, बंजर जमीन से, या जहां केवल पशु चरते हैं, उस जमीन पे हकाई करके या जुताई करके नए खेत नहीं बनाए गए हैं। जितने खेत थे उतने ही है। ये पालमपुर की स्थिति है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। कब? 1960 में पालमपुर की कुछ बंजर जमीन को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। मतलब इसके अलावा जो भी भूमि बची है, या तो उस पर लोग रहते हैं, मकान है, दुकान है, या फिर और किसी उत्पादन कार्य में प्रयोग की जाती है। कृषि के लिए और भूमि की गुंजाइश नहीं है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या? भूमि मापने की एक मानक इकाई हेक्टेयर है कि 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, हेक्टेयर में भूमि मापी जाती है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, है ना, बीघा में नापा जाता है। बीघा मीन्स ये भी एक इकाई है ना, एक इकाई है, मतलब क्षेत्रफल को मापने का। गुठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। अब बीघा में फर्क होता है। हो सकता है मध्य प्रदेश में बीघा छोटा हो, राजस्थान का बीघा बड़ा। बीघा बड़ा मतलब हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 100 आरी को 1 बीघा कहा जाए, वहाँ 120 आरी को। मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ये एक क्षेत्रफल है जिसकी ये भुजा 100 है, ये 100 है। मतलब ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। इसको 1 हेक्टेयर कहा जाता है, जिसकी चारों भुजाएं 100 मीटर की हो।
क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं कि आपका स्कूल का मैदान 1 हेक्टेयर है कि नहीं है? दूसरा, यहां पर पहला तो है भूमि स्थिर है, दूसरा क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब हमने ये देखा था दोस्तों कि हमारे पालमपुर में जमीन तो इतनी है, मान लिया जाए कि 100 हेक्टेयर जमीन है। अब जमीन तो भाई इतनी ही है, जमीन तो स्थिर ही है, नई भूमि बना नहीं सकते, पर हो सकता है कि इस भूमि में आप मान लो 10,000 क्विंटल, या सॉरी ज्यादा हो गया, इसमें आप 1,000 क्विंटल उत्पादन करते हो, 1,000 क्विंटल उत्पादन करते हो इस भूमि में, तो क्या इस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? मतलब इस 100 हेक्टेयर भूमि में आप 1,000 क्विंटल उत्पादन करते हो, क्या यह तरीका है कोई कि जिससे उत्पादन 1,200 क्विंटल होने लगे, मतलब फसल ज्यादा होने लगे, है ना? इस पे चर्चा हम करेंगे। यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है ना? पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। मतलब कि जैसी सुविधाएं यहां पर हैं वैसा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांवों में मिलती है ना? मतलब यहां पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भूमि पर उत्पादन किया जाता है। गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ने का उत्पादन होता है, तो उसी तरह पालमपुर में भी बहुत सारी भूमि पर होता है, बंजर नहीं छोड़ी जा रही है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, दो तरह की फसल है। बरसात की जो फसल है जहां पर सोयाबीन या उड़द, मूंग ये फसलें होती है, ये खरीफ की फसल, खरीफ का सीजन होता है। और रबी की फसल जहां गेहूं, चना, मूंगफली, गेहूं, चना और ये फसलें बोई जाती है, तो इसको रबी की फसल कहा जाता है। इसमें मूंगफली नहीं आता, मूंगफली खरीफ फसल में ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना? अब ज्वार और बाजरा जो मुख्य फसल है इनकी खरीफ की, ज्वार बाजरा निकालने के बाद जो बचता है उसको चारे के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है ना? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में ये आलू की खेती, सर्दी की जो फसल होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। अब अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आलू की फसल ले लेते हैं और रबी के मौसम में क्या करते हैं? गेहूं उगाते हैं। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। रायगंज आपको याद होगा अपने पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, जैसा अपन ने इसमें पढ़ा था आगे। तो रायगंज की मंडी में ये बेच देते हैं। जैसे किसी परिवार में 50 क्विंटल गेहूं होता है तो इनको खाने के लिए 5 क्विंटल की जरूरत है, बाकी 45 क्विंटल जो है ये मंडी में बेच देते हैं, जैसा अक्सर गांव में होता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, मतलब यहाँ गन्ने की खेती भी होती है, गन्ने से शक्कर बनती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। जैसे हम गेहूं की फसल उगाएं तो ये लगभग आपकी सर्दी होते होते मतलब फरवरी तक ये फसल कट जाएगी। हम अगर खरीफ की फसल उगाएं, मतलब सोयाबीन जो कि लगभग उगाई जाती है जून या जुलाई में, जो कि आपका सितंबर अक्टूबर तक कट जाती है, ओके। तो इसमें गन्ना जो फसल होती है वो साल में एक ही बार उत्पादन करता है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब गन्ना या तो डायरेक्ट गाड़ी में ट्रैक्टर में भर के ये पालमपुर के लोग क्या करते हैं, शाहपुर तक ले जाते हैं, या फिर उसका गुड़ बनाकर, गन्ने का गुड़ बनता है, शक्कर भी बनती है, तो उसका गुड़ बनाकर शाहपुर तक व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। एक वर्ष में 3 फसलें कैसे हुई, है ना? नंबर 1, ये खरीफ की फसल उगा रहे हैं जहां ज्वार, बाजरा और खरीफ की कौन कौन सी फसलें आप चर्चा कीजिए, है ना? ये खरीफ की फसल लगभग सितंबर से अक्टूबर तक कट जाती है। उसके बाद ये आलू उगाते हैं जो कि अक्टूबर से
नवंबर तक फसल ले ली जाती है। उसके बाद नवंबर के बाद ये फसल उगाते हैं, गेहूं, है ना, गन्ना भी उगाया जाता है, गन्ना अलग ही जमीन में, गेहूं फसल उगाते हैं जो फरवरी या एंड मार्च के शुरुआत तक, ज्यादा नहीं, यहां तक फसल ये कट जाती है। इस तरह साल में 3 बार फसल ले लेते हैं, और इसलिए क्योंकि यहां पर पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये लोग नलकूप का प्रयोग करते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। बिजली जल्दी आ गई थी मतलब जैसे जैसे बिजली का विकास होता गया, बिजली शहरों से गांवों तक पहुंची, तो पालमपुर में जल्दी ही ट्रांसफार्मर बन गए, मतलब कि ये ट्रांसफार्मर वगैरह आ गए, लोगों को बिजली की व्यवस्थाएं घरों में, खेतों पर मिलने लगी। तो पहले जब बिजली नहीं होती थी तब लोग सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल करते थे। आप उपकार मूवी देखिए, उपकार मूवी का एक गाना सुना होगा आपने, मेरे देश की धरती, तो मेरे देश की धरती गाने में वो रहट का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए, उसको अवश्य देखिएगा आप, मनोज कुमार साहब की मूवी है। तब अब आगे बढ़ते हैं कि बिजली जल्दी आ गई तो सिंचाई की सुविधा पद्धति बदल गई थी। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। अब रहट से कम क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है क्योंकि वो बिजली से नहीं चलता है, और नलकूपों से, मोटर पंप से, ट्यूबवेल से, इनसे ज्यादा क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, सरकार ने प्रयास किए पहले, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। नलकूप मतलब कि ट्यूबवेल लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। हमने चर्चा की थी कि 100 हेक्टेयर में खेती होती है। पालमपुर में जब नलकूप लगने लगे तो 200 हेक्टेयर में सिंचाई होने लगी। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें कुछ तथ्य हैं। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है ना। जैसे कुछ गांव में अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, या कुछ गांव में नलकूप नहीं है, तो अभी तक नहीं है। नदी और मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। नदी और मैदानों के अतिरिक्त, नदी और मैदानों के मतलब क्या हुआ दोस्तों? सपोज ये हमारा मुझे देखिए नक्शा तो ढंग से बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। ये हमारा भारत है जिसमें इधर समंदर है, ओके, और यहां पर ये समंदर से जो टच हुई जमीन है इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत में बहुत सारी नदियां हैं, है ना, तो नदियों से जुड़े हुए क्षेत्र जो होते हैं उनको नदीय मैदान कहा जाता है। जैसे कि गंगा नदी के मैदान, यमुना नदी, मतलब इनसे जो लगी हुई सिंचाई योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि है, उनको नदीय मैदान कहा जाता है। तो जो नदी के पास में नदी मैदान है या तटीय इलाके हैं, वहां पर तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। पठारी क्षेत्र जहां पर्वत है, पठार है, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कम है। देश में कुल कृषि भूमि के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। मतलब जितनी भी खेती होती है भारत में, जितने भी क्षेत्र में खेती होती है, उसमें 40% से भी कम में ये सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। सिंचाई के साधन मतलब नदियां, तालाब, ये उपलब्ध बहुत कम संसाधनों में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं।
एक वर्ष में, जैसे पालमपुर में हो रहा है ना, ये ज्वार बाजरा भी ले लेते हैं, ये आलू की फसल भी ले लेते हैं, ये गेहूं की फसल भी, इसको कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है कि अब आप इस भूमि के टुकड़े में, मान लिया जाए ये भूमि का एक टुकड़ा है, इसमें आप 2 फसल लेंगे तो मान लीजिए 50,000 की होती है, तो 3 फसल लेंगे तो 70,000 की होगी, 20,000 की तो होगी कम से कम तीसरी फसल, तो इससे उत्पादन बढ़ जाता है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गेहूं की फसल, बाजरा, गन्ना और आलू, ये दोनों अनाज की श्रेणी में आ गए, ये सब्जी की श्रेणी में आ गई। गन्ना व्यापारिक फसल है जिससे कि शक्कर बनती है। ओके, यहां पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र दिखाया गया है कि 10 लाख हेक्टेयर अगर इकाई मान ली जाए, है ना, कि 1 को हम 10 लाख हेक्टेयर मानेंगे, तो 2 को हम 20 लाख हेक्टेयर मानेंगे, 3 को हम 30 लाख हेक्टेयर। ओके, सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दर्शाता है कक्षा में चर्चा करें। मतलब ये मैं यहां पर ये टेबल भी समझा रहा हूं ताकि आपको ये जानकारी समझ में आए। जैसे वर्ष 1950 जो था, ये भारत में जुताई के क्षेत्रों के बारे में है। वर्ष 1950 में कृषि क्षेत्र 120 कृषि क्षेत्र जो है वो 120 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 120 हेक्टेयर में फैला हुआ था से मतलब कि एक इकाई को हमने क्या माना है, एक इकाई को माना है हमने 10 लाख हेक्टेयर। ओके, तो यहां पर 120 हेक्टेयर में आप 10 लाख का गुणा कर दीजिए, 120 में आप 10 लाख हेक्टेयर का गुणा कर दीजिए। इतनी भूमि में जुताई होती थी सन 1950 में। उसके बाद 1960 में कृषि भूमि बढ़ती गई, है ना, तो 130 गुणित 10 लाख हेक्टेयर जगह में सिंचाई होने लगी। 1970 में फिर 140 गुणित 10 लाख हेक्टेयर में। उसके बाद 80, 90, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 11 इन सब में कृषि भूमि यही रही। मतलब कृषि भूमि कब से कब बढ़ी, एक तो 1950 से 1960 में बढ़ गई, 1960 से 1970 में बढ़ गई, है ना, फिर 1970 के बाद कृषि भूमि नहीं बढ़ पाई, जितनी हो सकती थी उसमें कृषि करने लगे हम। इसको ग्राफ से देखा जाए तो ये रहा आपका 1950, यह है आपका 1950, जिसमें कितनी कृषि हो रही थी, 120। तो ये ग्राफ कहां तक गया, देखो ये ग्राफ गया 120 तक। उसके बाद 1960 का ग्राफ कहां तक गया, 130 तक। तो 120 और 140 के बीच में 130 हुआ दोस्तों, तो यहां 130 हुआ, तो 130 ही उत्पादन हो रहा था ना, इसलिए 130 तक गया। 1970 में कितनी खेती होने लगी, 1970 में 140 तक। उसके बाद 1980 में 140, 1990, और ये फिर ग्राफ जो ना, इसको अगर मैं ग्राफ दर्शाऊं तो ये ग्राफ आपका जा रहा है ऐसे, फिर ये स्थिर हो गया, फिर ये ऊपर या नीचे नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर, सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। तो आपका काम है ये, आपके गांव में कौन कौन सी फसल होती है, किस माह में बोई जाती है, किस माह में काटी जाती है, सिंचाई के साधन क्या है, ये आपको जानकारी लेकर आपके क्षेत्र की, आपके गांव की भूमि पर कौन कौन सी फसल होती है वो जानकारी लेकर इसमें भरना है। ये कार्य आप अवश्य कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। मतलब एक ही जमीन में आप 2 फसल उगाओगे तो कम उत्पादन होगा, 3 फसल उगाओगे तो ज्यादा उत्पादन। इसको कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। भाई अधिक उपज के लिए आधुनिक प्रयोग करना मतलब कि जैसे आपकी फसल है, आपकी फसल में कीड़े लग जाते हैं या जानवर उसको खा जाते हैं,
तो उससे बचाकर, आधुनिक विधियों को उससे का प्रयोग करके उससे बचाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि इस खेत में अब फसल बोई जाती है गेहूं की, लेकिन यहां पर खरपतवार भी उग जाता है। खरपतवार मतलब गेहूं के अलावा अन्य पौधे, चारा उग जाता है और भी अन्य पौधे होते हैं वो उग जाते हैं। तो आप कीटनाशक का, आप दवाई का प्रयोग करके इन अन्य पौधों को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, फसल में लगने वाले कीड़े जो हैं उनको मारकर कीटनाशक दवाई का प्रयोग करके भी आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल कीड़े खा जाएंगे तो उत्पादन कम होगा। तो इस विधि से आप अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। मतलब कि एक भूमि में एक मौसम में कितनी फसल उगी, जैसे ये जमीन है, इसमें 1 बीघा के हिसाब से मापता हूं, चलो 4 क्विंटल सोयाबीन उगती है, 4 क्विंटल सोयाबीन उगती है। मान लिया जाए कि इस सीजन में 3 ही क्विंटल उगी। क्यों भैया? कि भैया ये कीड़ा था, ये मच्छर हो गया, ये कीड़ा लग गया इसमें और फसल खा गया, या इल्ली जो लगती है ना, इल्ली लग गई, सुंडी जिसको बोला जाता है वो लग गई तो वो फसल खा गई, उससे उत्पादन कम हुआ। तो आप कीटनाशक का प्रयोग करके इस फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। अब 1960 तक पारंपरिक बीजों का मतलब इस फसल से बीज हुआ, ये जैसे गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं जो आए उन्हीं को वापस बो दिया, फिर इस फसल से गेहूं मिलेंगे उन्हीं को वापस, उसका उपचार नहीं किया गया। उपचार मतलब कि उसमें दवाई नहीं मिलाई गई, या फिर वैज्ञानिक तरीके से नई किस्में बनाना। वैज्ञानिक तरीके से नई किस्में कैसे बनाई जाती है समझिएगा इसको। जैसे हम आम की कई किस्में देखते हैं, है ना, कलमी आम होता है, हाफूस आम होता है, लंगड़ा आम होता है, नूरजहां भी एक किस्म है आम की, है ना। आम छोटे बड़े देसी सब तरह के आम होते हैं। तो इनकी किस्में कैसे बनाई जाती है? एक पौधा है, ओके, ये ए किस्म का पौधा है और ये बी किस्म का पौधा है। तो अब इस पौधे को, जैसे ये छोटा ही पौधा है तो इस पौधे को यहां से काटा जाएगा और इस पौधे की एक डाली को यहां से काटा जाएगा, इस डाली को यहां लाकर चिपका दिया जाएगा और इससे कोई तीसरी ही किस्म निकलेगी। ओके, तो ए और बी किस्म के पौधे को मिलाकर तीसरी किस्म को उगाना। तो ये परंपरागत बीजों के अलावा जो नई किस्में बनी उसके बारे में बात की जा रही है। तो परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में आज भी प्रयोग किया जाता है, गाय भैंस का गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था क्योंकि आपकी फसल से आपको बीज मिल गया, गाय भैंस का गोबर उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। हाई यील्ड और वी से मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ये एक हरित क्रांति जो 1960 के दशक में, 1960 का दशक मतलब होता है 1950 से 1960, 1960 से 1970, तो 10 साल के एक कालखंड को, ये 1970, 10 साल के एक कालखंड को दशक कहा जाता है। तो 1960 से 1970 तक जब आप गए तो 1961, 1962, 1963, ये चीज इन सालों में इसको कहा जाता है 1960 का दशक। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्या है हरित क्रांति? मतलब फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, है ना। उस समय कुछ नई किस्में बीजों की लाई गई, जिसमें गेहूं, जैसे अभी मैंने बताया नई किस्म कैसे, तो गेहूं की नई किस्में बनाई गई, चावल की नई किस्में, जिससे उत्पादन उनका बढ़ा।
परंपरागत बीजों की तुलना में HYV मतलब उपचारित बीज, मतलब नए बीज ऐसे बनाकर बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज मात्रा में पैदा होने लगी। मतलब उत्पादन या तो आप 2 की जगह 3 फसल लो तो बढ़ सकता है, या फिर अपने प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर क्विंटल को बढ़ाकर। तो ये कैसे बढ़ाया? हरित क्रांति में बीजों को उपचारित करके या बीजों की नई किस्में लाकर बढ़ाया गया। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। मतलब जैसे परंपरागत बीजों में तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको ज्यादा सिंचाई की जरूरत भी नहीं लगती थी, ज्यादा नए रासायनिक खाद बीजों की भी जरूरत नहीं लगती थी। लेकिन ये जो नई किस्में आई इसके लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाने लगा। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आदि के संयोजन से ही संभव थी। मतलब अगर आप नए बीजों को इस्तेमाल करते हो, है ना, नए बीजों को इस्तेमाल करते हो, नई किस्म के बीजों को, तो उनसे अगर आपको अधिक फसल लेनी है तो आपको रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा, सिंचाई भी अधिक देनी पड़ेगी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। अब HYV बीज मतलब नई किस्म के बीज का प्रयोग किया, उसके साथ ही इनको रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, है ना, और ट्रैक्टर भी खरीदे और फसल गहाने, मतलब अब उत्पादन बढ़ने लगा तो नई नई मशीनें आने लगी। जैसे पहले फसलों को हाथों से या बैलों की मदद से फली से बीज निकाला जाता था, अब उसके लिए थ्रेशर मशीन आ गई। थ्रेशर मतलब फसल उसमें डालो और बीज डायरेक्ट निकल जाता है। उसके अलावा हार्वेस्टर में क्या होता है, फसल काटती भी जाती है और थ्रेशिंग भी करती जाती है, बीज भी निकल जाता है, डायरेक्ट माल किसान के हाथ में आ जाता है। तो कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए नई मशीनें खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई, तो नई मशीनों के प्रयोग से भी पैदावार को बढ़ाया गया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 1300 किलोग्राम परंपरागत से, मतलब जब आप देसी बीज का उपयोग कर रहे थे, है ना, कोई HYV नहीं, मतलब नई किस्म का बीज नहीं प्रयोग कर रहे थे, तब आप 1300 किलोग्राम मतलब कि 13 क्विंटल 1 हेक्टेयर से उत्पादन कर रहे थे। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। मतलब ये 32 क्विंटल, है ना, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। मतलब कि गेहूं आपने उत्पादित कर लिया 1300 किलो से आप 3200 किलो तक पहुंच गए, उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। तो पहले आपको घर पर रखने के लिए गेहूं कम पड़ते थे, अब घर पर भी आप रख रहे हो और बाजार में जो भी आधिक्य है उसको आप बाजार में ज्यादा पहुंचा पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आमदनी बढ़ने लगी। अब यहां पर एक और तालिका दिखाई गई है, बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, आपको चर्चा करनी है। और सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन में करोड़ टन की इकाई में दिखाया गया है। मतलब एक में बोलूं तो 1 करोड़ टन, 2 बोलूं तो 2 करोड़ टन, अगर मैं 120 बोलूं तो 120 करोड़ टन, मतलब 120 में 1 करोड़ टन का इंटू कर लीजिए आप, तो ये वाला हिसाब आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 1965 से 1966 में दाल का उत्पादन 10 करोड़ टन होता था और गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन। अब 1970
70 से 71 के बीच में, 1970 से 71 के बीच में ये उत्पादन, दालों का उत्पादन होने लगा 12 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन होने लगा 24 करोड़ टन। गेहूं कितना बढ़ गया देखो, 14 करोड़ टन बढ़ गया, है ना, दुगने से ज्यादा, और दाल बढ़ी 2 करोड़ टन। 1980 से 81 के बीच में, अगले दशक में कितना बढ़ा, 11, दाल का उत्पादन कम हो गया, गेहूं 24 से 36 पहुंच गया। साथ में 1990 से 91 में आए, तब दाल का उत्पादन वापस से बढ़ा और गेहूं का उत्पादन और बढ़ गया 55, क्योंकि नई नई किस्में आती गई, नए नए कीटनाशक, नई नई मशीनें आती गई, तो उत्पादन बढ़ता गया गेहूं का। 2000 से 2001 के बीच में, ये 2000 से 2001 नहीं है, यहाँ पर गलती है, 2010 होना चाहिए यहाँ पर, या 2011 होना चाहिए, के बीच में दालों का उत्पादन फिर से गिरा, गेहूं का उत्पादन और बढ़ा। 2010 से 2011 के बीच में दालों का उत्पादन 11 करोड़ टन से 18 करोड़ टन तक पहुंच गया। मतलब सरकार ने यहाँ पर और किस्मों पर ध्यान दिया दालों की, ये दिखाई देता है यहाँ पर, और उससे उत्पादन और बढ़ गया। और 2010-11 की बात है ये, और गेहूं का उत्पादन हो गया 86 करोड़ टन। साथ में 2011 से 12 में 17 करोड़ टन रहा दाल का उत्पादन, और गेहूं का उत्पादन 94 करोड़ टन रहा। तो इसमें आपको ये जानकारी भरनी है, विचार विमर्श करना है, आरेख बनाकर दिखाइए। मतलब अपन ने एक ग्राफ बनाया था ना ऊपर, एक जो ये ग्राफ आपने देखा था, इस तरह का ग्राफ इस सारणी से आपको बनाना है। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है, इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों, इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसका जवाब आपको पहुंचाऊंगा। अब यहां तक सुझाई गई क्रियाएं, खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करके मालूम कीजिए। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं क्या, कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं, है ना। आप अपने आस पड़ोस में जा सकते हैं, अपने अगर आप खेती से जुड़े हुए आपके घर वाले, तो उनसे पूछिए कि क्या हम परंपरागत चीजों का प्रयोग करते हैं, परंपरागत बीजों का प्रयोग करते हैं या रासायनिक बीजों का, सिंचाई के कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं, कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहां से, मतलब जो पैसा चाहिए उसको बीज के लिए, खाद के लिए, वो कहां से प्राप्त करता है। इन सारी चीजों पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से दो पॉइंट पढ़े, पालमपुर में खेती में हमने पढ़ा, पहला पॉइंट भूमि स्थिर है, और दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तो यहां पर हमने पैदावार करने के अलग अलग तरीके पढ़े हैं। तो अब अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाहिर सी बात है पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।